हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा एएसओ का एग्जाम हुआ था 2023 में। ठीक है, उसमें जो पीटी के एग्जाम हुए थे उसमें जो भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यह बिहार सीजीएल 4 बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इससे आपको यह पता चलेगा जो बिहार गवर्नमेंट के एग्जाम में मैथ के क्या पैटर्न आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। यही लेवल बिहार सीजीएल 4 का भी रहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके पीटी में जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिस्कशन हम लोग आज देखते हैं। ठीक है, तो इसका मेंस का जो पेपर आया हुआ है उसका भी हम क्वेश्चंस मैथ का जो भी पूछे गए हैं वो भी डाल देंगे 2 दिन में। ठीक है, आज हम लोग पीटी का देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट लेके लगाए हैं सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 20 गायकों और 40 नर्तकों के एक समूह में 20% गायक है। 20 गायक है, सिंगर है, और डांसर है 40। 20% गायक 25 वर्ष से कम के हैं। तो 20 का परसेंट गायक ना, तो 20 का 20% कितना निकलेगा? 4। यानी 20 जो सिंगर थे उसमें से बोल रहा है 20% जो कि 4 निकला, ये 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। ठीक है, फिर आगे बोला पूरे समूह में 40% 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो पूरा समूह मतलब 20 और 40 60 गो आदमी है, नर्तक और गायक मिला के। इनमें 40% जो है, चलिए इसका निकाल देते हैं, 24, ये जो है 24 सब 25 वर्ष से कम उम्र के हैं टोटल। ठीक है, तो कितने परसेंट नर्तक 25 वर्ष से कम उम्र के हैं? तो डांसर के बारे में बोल रहा है कितने परसेंट डांसर 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये 24 जो है ओवरऑल है जो 25 वर्ष से कम उम्र के हैं, और 4 जो है ओनली सिंगर है। तो 24 में 4 माइनस करेंगे तो 20 क्या होगा? डांसर। 20 डांसर्स हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, और देखिए 20 डांसर है 25 वर्ष से कम उम्र के, तो 20 क्या परसेंट है? 40 का। यही पूछ रहा है नर्तकों में कितने परसेंट 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो 20 40 का कितना परसेंट निकाल देना है? 20/40 गुने 100%। 20 दूना 40 और 2 से 50। आंसर क्या हो गया? 50%। यानी 50% नर्तक जो है 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये जो हम लास्ट पार्ट में परसेंटेज निकाले इसको समझ लीजिए। कहीं भी पूछ दिया जैसे 25 300 का कितना परसेंट है, 25 300 कितना परसेंट है, 25 का तुलना 300 से कर रहे हैं, जिससे करेंगे वो लिख देंगे नीचे 2500 300 का कितना परसेंट है, गुने कर देना 100%। इस तरह हम लोग परसेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, वही काम हम किए हैं। जो 20 डांसर है वो 40 का कितना परसेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक श्रेणी दे रखा है जिसमें एक्स और वाई का संभावित मान पूछ रहा है। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट लिए। ठीक है, इसलिए 30 नंबर दिख रहा होगा। देखिए पकड़िए पैटर्न, 3 है 4 5, ये जो कोई पैटर्न पकड़िए इसमें, जैसे 3 2 5 2 7 2 9 2 11। एक पैटर्न ये हुआ, एक्स 11 पॉसिबल है। देखिए 4 दूना 8 दुगना हो रहा है, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64। तो क्या आ गया? 11 और 64 इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 75 किलोमीटर की यात्रा में पहली तिहाई बाकी यात्रा पूरी करने से दोगुना समय लेता है। 75 किलोमीटर का यात्रा है में पहली तिहाई, तिहाई मतलब क्या? 1/3। पहला 1/3, तो 75 का 1/3 क्या होगा? 75 का 1/3 करेंगे तो कट के 25 आएगा। यानी पहला 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, बाकी यात्रा, बाकी कितना बच गया? 50। बाकी यात्रा से दोगुना समय लेती है। ये 1 समय ले रहा है तो ये 2 समय ले रहा है, ये बोलना चाह रहा है। तो यदि पहली यात्रा में, यानी पहली यात्रा में h घंटे लिए, कितना लिए? h घंटे लिए, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगा? देखिए पहला में h लिया, दूसरी यात्रा में आधा ले रहा है, चाहे कि पहली इससे दोगुनी है तो दूसरी पहली का आधा है। h है तो ये क्या होगा? h/2 घंटा लेता होगा। क्वेश्चन में ही बोला है 50 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय, 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय इसका 50 से दोगुना है। समय का बात बोल रहे हैं। h है तो h/2, ये क्लियर, आधा कर दिए दोगुना हो ही जाएगा ये। तो पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगा? तो औसत गति क्या होता है? औसत गति, कहीं भी औसत चाल या गति पूछे तो हमेशा कुल दूरी पता करना है और नीचे कुल समय कर देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल दूरी क्या है? 75, और कुल समय क्या है? एक जगह h घंटा लिया, एक जगह h/2 घंटा लिया। ये औसत चाल हो गया 75 बट्टे, इनका जोड़ करेंगे 2, 2h प्लस h होगा, इनका जोड़ जुट के 2 ऊपर जाएगा, 75 गुना 150 और 2h 3h, कट के 50। 50/h हो जाएगा इसका औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी सी डी ई 5 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका एवरेज क्या होगा? देखिए जब ये समझ जाइएगा, पढ़ते पढ़ते आप आंसर मार दीजिएगा डी। ठीक है, देखिए कैसे 5 लगातार विषम संख्याएं, आप ही बताइए। जैसे ए है, बी सी डी ई,
पहला को यदि हम ए को ए ही मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं एक्स, हम ए ही मान रहे हैं, तो सेकंड विषम संख्या क्या होगा? पहला विषम संख्या यदि विषम संख्या 5 हो, इससे अगला कौन होगा? 7, इससे अगला कौन होगा? 9, दो दो बढ़ते चलेगा। पहला विषम संख्या ए मानते हैं, अगला क्या होगा? a+2, इससे अगला क्या होगा? और दो जोड़ दीजिए a+4, इससे अगला क्या होगा? a+6, इससे अगला क्या होगा? a+8। ये हो गए 5 लगातार विषम संख्या। तो कहीं भी औसत कैसे निकालते हैं? सभी को जोड़ देते हैं और जितने संख्या है उससे भाग देते हैं। तो औसत बराबर देखिए ए, प्लस में a+2 करेंगे, a+4, a+6 और a+8 करेंगे। है कितने? 5, तो 5 से भाग देंगे। सभी को जोड़िए, 5 को ए है तो 5a प्लस ये 2 4 6 6 12 8 20 प्लस 20/5। ये 5 कॉमन आ जाएगा, a+4/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या गया? a+। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है? 5 लगातार विषम संख्या था, तो आंसर क्या गया? a+4 एवरेज। अब ये क्या है? तो पहला संख्या। जब भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी मान लेते हैं आपसे, जैसे बोल दिया 8 7 9 11 13, ऐसे करते 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 लगातार 20 गो, ठीक है, 20 गो मतलब विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? डायरेक्ट पूछा आपसे, तो क्या करना है? 5 गो था, देखिए एक कम हुआ 4, जब 20 को बोलेगा तो एक कम होगा 19। स्टार्टिंग में क्या होगा? पहला संख्या, जैसे a+19, इसी में कहता ये 19 लगातार विषम संख्या का एवरेज क्या होगा? 20 लगातार, एक कम करके लिख देना है 19। 50 लगातार विषम संख्या एवरेज क्या होगा? a+49, ये क्या है? प्रथम संख्या। उसी प्रकार 7 से लेकर लगातार 20 को विषम संख्या एवरेज क्या होगा? तो 7+19 सीधे 26 डायरेक्ट आंसर मार देंगे। यानी वैसा क्वेश्चन आए तो पढ़ते पढ़ते आप आंसर मार ही दीजिएगा, पता रहा होगा समझ में। जितना भी संख्या बोले एक कम करके पहली संख्या में ऐड कर देना है, बस खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए और बी के आय का योग सी और डी के आय के योग से अधिक है। क्वेश्चन में बोला a+b के आय का योग c+d के आय के योग से अधिक है। ए और सी की आय का योग बी और डी के आय के योग के बराबर है। a+c है आय, वो b+d के बराबर है। आगे बोला ए की आय b+d के आय के योग की आधी है। ए की जो आय है इसका आधा है, कोई दिक्कत? यही 3 लाइन दे रखा है। उसके बाद पूछ रहा है किसकी आय अधिकतम होगी, ए बी सी डी में कौन अधिकतम होगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन बन गया, हमें इसी पे अब दिमाग लगाना है और बताना है किसका आय मैक्सिमम होगा। देखिए 2 को इधर भेजेंगे तो 2a बराबर लिख सकते हैं b+d। अब b+d बराबर 2a है, तो यहाँ पर पुट करके देखते हैं, तो a+c वहाँ पुट कर दिए 2a, तो c बराबर इधर भेजेंगे तो 2a में से गया a, यानी a बराबर क्या है? c। ए और सी आपस में बराबर है तो मैक्सिमम तो होना नहीं है, ये दो का आंसर तो होगा नहीं, यूं ही छट गया। अब तो बी होगा या तो डी होगा। अब इसमें पता करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ए और सी का क्या है? सेम है, ई 10 है तो ई 10 है, दोनों को हम छांट दिए, क्या कि 10 है, ई 10 है, इधर भेजेंगे तो घट ही जाएगा। तो क्या पता चला? बी डी से बड़ा है, यानी बी जो है डी से बड़ा है, तो किसकी अधिकतम होगी? बी की। क्लियर आ रहा होगा समझ में? ये दोनों इक्वल है तो मैक्सिमम में आया ही नहीं, मैक्सिमम को एक ही होगा, ये दो ऑप्शन यही छांट दिए थे। अभी दोनों में बी बराबर पता चला, इसलिए बी का आय सबसे अधिक है। देखिए ये इक्वेशन था, एक बात और बोल देते हैं, a+b ग्रेटर देन c+d। ये ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल हो, जो भी चिन्ह हो, कैलकुलेशन हमेशा एक तरह ही करते हैं। कहने का मतलब इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, जैसे हम करते हैं बराबर होने पर, ग्रेटर देन में भी उस तरह हल करना होता है। a बराबर c है, जैसे हम c रख सकते थे, c+b ग्रेटर देन c+d। सी इधर भेजेंगे तो क्या होगा? बी ग्रेटर देन c+d, घट के सी से सी खत्म हो गया, तो बी ग्रेटर देन डी हो गया। बात समझे? ये हम बोलना चाहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि a/b ग्रेटर देन 50 हो, जहां a और b 100 से कम भिन्न प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो a और b के कितने योग संभव है? देखिए क्वेश्चन में दे रखा है a/b ग्रेटर देन 50 है, यानी 50 से बड़ा है, a ग्रेटर देन 50 भी होगा। ठीक है, एक कंडीशन ये दे रखा है हमको, जो a 50 b से बड़ा होगा। नेक्स्ट में बोल रखा है जहां ए और बी जो है 100 से कम भिन्न प्राकृतिक संख्या है, दोनों क्या है? 100 से कम भिन्न प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? गिनती की संख्या को, 1 2 3 ऐसे करते करते गिनती रहिए, वही सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से स्टार्ट होती है, तो 100 से कम है, तो ए और बी का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम 1 होगा, कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। मिनिमम ए और बी की वैल्यू ए हो, मतलब ए का वैल्यू 1 हो या बी का वैल्यू 1 हो, और दोनों 100 से छोटा हो, ये बात हमको बोल रहा है। यानी ए बी का जो वैल्यू है 100 से कम प्राप्त हुआ और 1 या 1 से अधिक होगा। क्वेश्चन में देखिए 100 से कम हो रहा है, यानी 100 नहीं होगा, इसलिए 100 में इक्वल न लगाए हैं,
मगर एक होगा, कहा कि छोटा प्राकृतिक संख्या सबके बारे में बोला है। ठीक, तब क्वेश्चन में कहा इसे कितने युग्म संभव है। ठीक है, देखिए ए ग्रेटर देन 50 बी है। अब देखिए बी का कैसा वैल्यू ले हम जो कि ए मतलब 50 से बड़ा हो। जैसे बी यदि हम 1 लेते हैं थोड़ा देर के लिए तो क्या आएगा, ए ग्रेटर देन 50। बी यदि हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा, ए ग्रेटर देन 50 लेते 50 दूना 100। तो 2 लेने पर देखिए गलत हो गया, कहा कि क्वेश्चन में कहा ए जो है या बी 100 से कम ही होगा, यानी बी 2 पॉसिबल नहीं होगा। 3 लेंगे तो और अधिक हो गया, 4 लेंगे अधिक होते चल गया। तो बी का ओनली एक ही वैल्यू पॉसिबल है, सिर्फ एक होगा बी। तो बी फिक्स हो गया, बी का वैल्यू हमेशा एक ही होगा, ताकि प्राकृतिक संख्या ही लेना है, अदर नहीं लेना है। 2 लेने पर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, 100 से क्रॉस कर जा रहा है। ये क्लियर। तो बी हम जब 1 लिए तो ए क्या निकला, 50 से बड़ा होना चाहिए। ये क्लियर। बी 1 लिए तो ए पता चला 50 से बड़ा हो, तो ए का वैल्यू क्या होगा 51। 50 से बड़ा लेना है प्राकृतिक संख्या, 52 या 53 हो, सब देखिए 50 से बड़ा है। अभी फिक्स है एक ही होगा 54। ऐसा ही करते 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 देखिए 99 तक लेंगे। हम 100 कहा नहीं लेंगे, कहा कि 100 से कम बोला है, बात समझे। ए या बी का वैल्यू क्या बोला है, 100 से कम होगा। 100 तो लेंगे नहीं हम ए का वैल्यू। 51 से 99 तक ए का वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, और बी का वैल्यू फिक्स है, एक ही रहेगा। तब हमसे पूछ रहा है ए बी के कितने युग्म संभव है। ए यदि हम 51 ले और बी को 1 ले, एक युग्म ये बना। ए को 52 लेते हैं और बी को 1 लेते हैं, एक युग्म ये बना। ए को 53 लेते हैं, बी को 1 लेते हैं, एक युग्म ये बना। बात समझ रहे हैं। देखिए ए 51 लिए और बी 1 लिए, 1 रखेंगे देखिए 50 ही होगा, ग्रेटर देन 50 फुलफिल कर रहा है। उसी प्रकार ये सभी फुलफिल करेंगे। तो 51 से लेकर 99 तक कितने संख्या है, 49 गो। ए का 49 वैल्यू पॉसिबल है, बी सब में एक एक जाएगा। टोटल कितने युग्म हो जाएंगे, 49 युग्म हो जाएंगे। बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 49 जोड़ा बनेंगे, 51 1 52 1 53 1 54 1 55 1 करके। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 49। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 लड़कों और 40 लड़कियों का कुल आयु, 45 बॉय प्लस 40 गर्ल, इसका कुल आयु है 1540। फिर आगे बोला 50 बॉय और 20 गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का उम्रों का योग है 1320। तो लड़कों का औसत आयु क्या है, तो लड़का का उम्र पता करके उसको ऐड करिए, वही होगा लड़कों के उम्रों का योग। ठीक है, तो देखिए हम पहले एक लड़का का उम्र पता करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 2 में यदि 2 से गुना करें तो 50 गुना 100 बॉयज प्लस 20 गुना 40 गर्ल्स बराबर, गुना करेंगे 2 से 0 4 6 2 26 और 40। इसमें समीकरण 1 हम हटा देते हैं, 45 बी प्लस 40 जी बराबर 1540। समझे, इक्वेशन को इस तरह हल करते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड हुआ ये। इससे ये खत्म, ये घट के होगा 55 बॉयज बराबर ये 0 0 1 1 1100। तो बॉयज 1100 बटा 55, 11 5 55, 5 से ही कटा 20। एक बॉय का उम्र क्या निकला 20। तो एक बॉय का उम्र 20 है, यही तो एवरेज है, सबके लिए तो 20 ही है। अब 45 बॉय था और 50 बॉय था, दोनों मिला के 95 बॉय है, और सबका एवरेज उम्र क्या प्राप्त हुआ बी। देखिए हर एक का अलग अलग नहीं दे रखा है, हर एक का उम्र क्या निकला, बी का वैल्यू 20, यही हो गया 20 वर्ष उसका एवरेज आयु। इसी में पूछता सभी लड़कों का उम्र कितना है, सिर्फ लड़कों का, तो 45 और 50 95 बॉयज है, तो 95 गुने 20 करते, ये होता लड़कों के उम्रों का योग। ठीक है, ये एवरेज हमारा 20 निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट। 4 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 13:9 है। ये 13:9 जो है 4 वर्ष पहले का सीन है। ठीक है, तो आज वर्तमान उम्र क्या होगा, मान लेते हैं 13x 9x, 4 वर्ष पहले का सीन है, तो आज क्या होगा उम्र, 13x में 4 जोड़ दीजिए और 9x में 4 जोड़ दीजिए, ये वर्तमान उम्र हो गया, ये 4 वर्ष पहले हो गया, यही क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और 8 वर्ष बाद 4:3 होता है, वर्तमान ये है। 8 वर्ष बाद 8 और ऐड करिए, 13x + 4 में 8 और जोड़ दिए, 9x + 4 में 8 और जोड़ दिए, 8 वर्ष बाद ये अनुपात होता है 4:3। तो उनकी वर्तमान आयु ये बताना है क्या होगा। बस इक्वेशन को हल कर देना है, 3 से गुना करेंगे 13 3 39x, 8 4 12 तो 3 36 बराबर 4 9 36x, 8 4 12 चौक 48, 39 में से 36 गया 3x, 48 में से 36 जाएगा भेजने पर तो घट के 12, x बराबर क्या गया 4। तो पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, तो देखिए एक का उम्र है 13x + 4, एक का उम्र है घटे 9x + 4, यही अंतर पूछ रहा है। 13x + 4 घटे 9x - 4 होगा, 4 से 4 खत्म, 13 में से 9 गया 4x, x का वैल्यू 4 है तो 4 चौक 16।
उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या हो जाएगा, 16 वर्ष। हो गया होगा क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए का आयु बी का 5/4 है। ए का जो उम्र है वो बी का क्या है, 5/4 है। और बी का आयु, बी का जो आयु है वह सी का 4/3 है। देखिए एक क्वेश्चन में बोला है जबकि एम की आयु, जबकि एम की आयु ए प्लस बी प्लस सी तीनों के आयु के योग के बराबर है। और सी का आयु दे रखा है 15 वर्ष। सी का आयु क्लियर है, कितना है, 15 वर्ष। तो एम की आयु पूछ रहा है। सी का उम्र दे ही रखा है, ए और बी का उम्र पता करते हैं, तो उसके बाद सी का निकल जाएगा। यहाँ देखिए सी का उम्र पता है, तो इसमें हम इक्वेशन में सी पुट करते हैं। सी है 15, एक 4/3 कर दिए, 3×5 = 15, 5×4 = 20। बी का उम्र निकल गया 20 वर्ष। इस इक्वेशन में अगर बी का उम्र पुट करते हैं 20 × 5/4, 4×5 = 20, 25 वर्ष निकल गया ए का उम्र। एम का बताना है, तीनों को जोड़ दीजिए, 25 + 20 + 5, तो 25 × 5 = 30, 40 × 20 = 60। सभी के उम्रों का योग क्या हो गया, 60 वर्ष। आंसर यही पूछ रहा था, यानी एम की आयु सभी के उम्रों का योग, ये 60 वर्ष आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक खिलौने का बिक्री मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो कह रहा है, उसके कॉस्ट प्राइस सीपी से कितना अधिक है, 30%। यानी कॉस्ट प्राइस यदि हम 100 मानते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, 130, 30% अधिक है। वह बिक्री मूल्य को 70% पर बेचता है। जो विक्रय मूल्य है कि 70% पर वो बेच ही रहा है। तो 130 हम दाम रखे हैं, इसके 70%, 70% निकालते हैं, 70/100, 91, यानी 91 रुपये पर वो बेच रहा है। क्वेश्चन में ये बोला। यहाँ देखिए हम 100 में खरीदे थे, 130 दाम रखे थे, बट बेच रहे हैं 70% पर, 91 रुपये में बेच रहे हैं। कितना का लॉस हुआ है, 9 रुपया का लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। जब 100 था तो 9 रुपये का लॉस हुआ, एक क्लियर। तो 54 की हानि हुई। आप ही बताइए, जब 100 है तो 9 का लॉस हुआ, 18 का लॉस कब होगा, जब ये 200 होगा। जितना गुना इसको करेंगे उतना गुना इसको करेंगे। यही 9 जो अंतर है 54 हानि के इक्वल कर देना है। 54 रुपये की हानि हो रहा है, यहाँ 9 रुपये की हानि हो रहा है। तो 9 × 6 = 54, 6 गुना है, एक का वैल्यू क्या है, 54/9, 6। यानी कि लॉस 6 गुना बता रहा है, तो अमाउंट भी 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 600 रुपये मेरा क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 20 और 8 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो संख्या का योग मतलब a + b दे रखा है 20, उनका अंतर मतलब a - b दे रखा है 8, उनके वर्गों का अंतर यानी a² - b² पूछ रहा है। तो a² - b² जानते हैं, a + b × a - b होता है। तो 20 × 8 कितना हो गया, 160। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 2:3 है। अंश 2 है तो हर क्या है, 3 है। तो हम अनुपातिक राशि x मानते हैं, तो अंश होगा 2x और हर होगा 3x। तो वो भिन्न क्या होगा, 2x/3x। यानी क्वेश्चन में ये भिन्न दे रखा है एक। यदि अंश में से 6 घटाए, इसके अंश में से 6 घटाते हैं, तो 2x - 6 बट्टा क्या होगा, 3x। अंश में से 6 घटाए तो परिणाम एक भिन्न है जिसका मान वास्तविक भिन्न का 2/3 है। तो पहले से वास्तविक भिन्न 2x/3x है, तो अंश में से जब हम 6 घटाएंगे तो वास्तविक भिन्न जो भी है इसका 2/3 हो रहा है। यही क्वेश्चन में बोला। तो वास्तविक भिन्न का अंश क्या है, जो रियल भिन्न था उसके अंश का वैल्यू ये हमसे पूछ रहा है। और इसे हल करिए, x कटेगा तो 2x - 6/3x बराबर 2 दूना 4/3, 9 लिख सकते हैं। 9 दूना 18x घटे 9 × 6 = 54 बराबर 3 × 12x होगा। इधर भेजेंगे तो 18x में से 12x जाएगा 6x, इधर आ जाएगा 54। x बराबर 54/6 तो हो जाएगा 9। x का वैल्यू क्या आया, 9। हमसे पूछ रहा है अंश यानी 2x का वैल्यू, तो 2 × 9 कितना हो गया, 18। अंश का वैल्यू 18 और हर हुआ 3x, 3 × 27, ठीक है क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना के बट्टे में ये दे रखा है, बस कैलकुलेट करना है। देखिए 0.008 है, 0.01 है, फिर है 0.0072 बट्टे 0.12 गुने 0.0004 है। बस इसे ही हल करना है, ठीक है। देखिए तो दशमलव के बाद इधर है 3, 2, 5 और 4, 9 शून्य है नीचे, मतलब 1 पर 9 शून्य आएगा। इधर है 2, 4, 2, 6, ऊपर जाएगा 1 पर 6 गो शून्य, तो 6 गो में से नीचे 9 गो शून्य है। बात समझ रहे हैं, तो 9 गो शून्य में से 6 गो शून्य कट के नीचे बच जाएगा 3 गो शून्य। ये क्लियर, डायरेक्ट करना है ये सब, दशमलव सबका उड़ा दिए हम, ठीक है। अब काटिए, 4 दूना 8, 12 छक 72, तो 6 दूना ऊपर 12 बचा, बट्टे नीचे 1000 बचा। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा 3 0 है, 3 अंक बाद दशमलव देंगे तो 12 है, 1 2 1 नहीं, 0 लगा के दशमलव 0 करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों का
37.1/2% छात्राएं हैं और छात्रों का 75% और छात्राओं का 62.1/2 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो 342 छात्राएं सफल असफल हुई है। असफल छात्रों की संख्या कितनी है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए कि इसमें ध्यान, जब परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो परसेंटेज में हमेशा कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे एक का वैल्यू क्या होता है 100%, ठीक। 1/2 का वैल्यू क्या होता है 50%। भिन्न को 1/3 का वैल्यू क्या होता है 1/3%। किसी भी भिन्न को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, वही चीज कर रहे हैं। 1/4 का वैल्यू क्या होगा गुने 100%, यानी कि 25%। ऐसा ही करते करते करीब 1/25 तक ना ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कैलकुलेशन में ना आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये होता है 4% के इक्वल। जैसे यहाँ पर देखिए 37.1/2 है, यहाँ से 1/8 हमको दिख रहा है। 1/8 का वैल्यू होता है 12.1/2%। ठीक है, ये अगर माइंड में रहे तो कैलकुलेशन थोड़ा ये आसान हो जाएगा। जैसे परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 37.1/2, हम लोग जानते हैं 12.1/2% जो है 1/8 होता है। इसी का ना देखिए 12.1/2 का तिगुना है, बढ़ती है 36 और 1.2 3 बार करिएगा तो 1.5 और होगा, 12.5 का एक तिगुना है। तो अगर ध्यान रहेगा इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग कह देंगे ये जो है 3/8 के बराबर है, क्योंकि 12% 1/8 था, इसका तिगुना है 3/8 होगा। इस तरह ध्यान रहेगा तो कुछ कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का इतना परसेंट छात्राएं हैं, यानी 3/8%, 3/8 छात्राएं हैं, यानी कुल यदि 8 विद्यार्थी है तो उसमें से 3 क्या है छात्राएं हैं। ये क्वेश्चन में कहा, देखिए पढ़ते पढ़ते ये क्लियर हुआ कि नहीं। 3/8 छात्राएं हैं, मतलब 8 यदि विद्यार्थी है टोटल, ये कुल अभ्यर्थी है, इतने छात्राएं हैं। कोई दिक्कत? इसमें से छात्राएं तो लड़की का बात कर रहा है, ठीक है। छात्रों छात्रों कितना है 8 में से 3 गया 5, मतलब बॉयज का बात कर रहा है और 3 लड़कियां हैं। क्योंकि पढ़ते पढ़ते आप ये चीज समझ जाइएगा, कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। छात्रों का 75%, इसे हम एक्स में मान लेते हैं। टोटल 8x विद्यार्थी है, 3x छात्राएं हैं और 5x छात्र है। ठीक है, छात्र है। तब आगे बोला छात्रों का 75%, 5x जो छात्र है छात्रों उसका 75% और छात्राओं का, अब देखिए 62.5 है, इसको हमको क्या दिख रहा है ये 12.5 का 5 गुना है। 12.5 का कितना है 5 गुना है। तो 12.5 होता है 1/8, इसको बदलिएगा भिन्न में तो हो जाएगा ये 5 गुना 5/8। बात समझ रहे हैं? तो देख के क्लियर हो रहा है सब। वही आगे कह रहा है सफल हुए हैं, ठीक। और 342 छात्राएं असफल हुई है। छात्राएं का बात कर रहा है कि 3x है, इसमें से 62.5% अभ्यर्थी सफल हुए। छात्राओं में 12.5% सफल हुए और 342 असफल हुए। तो 3x का अब देखिए 5/8 क्या है सफल है, तो 8 में से 5 सफल है तो 3 असफल होंगे, यानी कि 3x का 3/8, 5/8 सफल है छात्राएं में, तो 5/8 सफल है, 8 में से 5 गया 3, 3/8 असफल होंगे। तो 3x का 3/8 ही दे रखा है 342, क्योंकि असफल छात्राएं की संख्या बता रहा है। इसे कैलकुलेट करिए, x बराबर क्या होगा 342 गुने 8 ऊपर जाएगा और 3 तिहाई 9 नीचे जाएगा, ये निकलेगा x का वैल्यू। निकालिए, ये कटेगा 9 से पक्का कटना चाहिए, तो 9 से भाग दीजिएगा, 9 तिया 27, घट के आया 7 2 9 8 72, x का वैल्यू आ गया 38 गुने 8। ये क्लियर? अब हमसे क्या पूछ रहा है जो असफल छात्रों की संख्या क्या होगी। असफल छात्र 5x है, 5x असफल छात्र है, इसमें मतलब 5x टोटल छात्र है, इसमें असफल पूछ रहा है और 75% सफल हुए हैं। 75 जब सफल हुए हैं तो 25% असफल हुए होंगे, तो 5x का 25%, 25/100 यानी 1/4, यानी 5x/4 क्या है असफल छात्रों की संख्या है। 5x का वैल्यू पुट करिए 38 गुने 8/2, ठीक है। 2 4 था, 4 दूना 8 कटा, 5 दूना 10 गुने 38 कितना गया 380। तो असफल छात्रों की संख्या कितना हुआ है 380। समझ रहे होइएगा, हम तोड़ तोड़ का बताने का कोशिश किया है, समझ में आया ही होगा। ठीक है, अगर सब समझ जाइएगा तो बहुत जल्दी बनता है सब। ठीक है, ये बता रहे हैं तो इतना लेंदी जा रहा है, समझने के बाद ये जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पी तथा क्यू की औसत मासिक आय, पी और क्यू इन दोनों का औसत मासिक आय 5050 है, तो दोनों का क्या होगा आय 5050 गुने 2। ये बात समझ में आ रहा है ना, 10,061। देखिए यानी ये बोलना चाहा जैसे 8 मान लीजिए ए है जिसका वैल्यू 8 है, बी है जिसका वैल्यू 10 है, दोनों का औसत आपसे पूछे तो क्या करिएगा a + b/2 करिएगा, 10 8 18, दोनों का योग क्या होता है 18, दोनों को जोड़ के 18/2 बोलिएगा 9। यानी कि a और b का औसत क्या है 9 है, तो a b का योग क्या होगा, जब a + b का औसत 9 है तो a + b का योग क्या होगा, दो संख्या है,
जितने संख्याएं हैं उसको एवरेज से गुना करते हैं। देखिए 2 में 18 आ गया, दोनों का औसत 9 था तो दोनों का योग 9 गुने 2 18 हो गया। ये समझे वही बात है। पी और क्यू का औसत 5050 है तो उनका योग क्या होगा 5050 गुने 2 10100। उसी प्रकार क्यू प्लस आर का मासिक औसत है 6250 तो योग क्या होगा गुने 2 कर दिए, ये हो गया 12500। ठीक है, फिर हो गया पी प्लस आर का औसत है 5200 तो दोनों का मासिक का मिला के क्या होगा तो 10400। ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर दो सब है 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसको जोड़िए 0 0 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 33,000 आ गया। तो पी प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा 33,000 में 2 से भाग देंगे 33,000 का आधा तो 16,500। अब हमसे पूछ रहा है पी का मासिक आय क्या होगा, पी का पूछ रहा है तो क्यू प्लस आर को माइनस कर देते हैं 12,500 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया घट के 4,000। ये हो गया पी का मासिक आय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 25 है, ए प्लस बी 25 है तो उनका अंतर यानी ए माइनस बी जो है 7.1/2 7.1/2 यानी कि 15/2 है। तो संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए 6 13 है, फिर 13 6 है, 7 13 है और 13 7 है। देखिए ए मतलब ए माइनस बी लिए है 15/2 क्वेश्चन के हिसाब से और ए प्लस बी 25 लिए है, यानी हम बड़ी संख्या को पहले बोल रहा है। ठीक है, तो जो भी हम आंसर मारेंगे बड़ी संख्या पहले लेंगे, ये क्लियर है कि ये प्लस में है ए माइनस बी लिख रहे हैं तो क्रम में ही हम रेशियो बताएंगे। तो बड़ी संख्या पहले लेंगे छोटी संख्या बाद में लेंगे, यानी कि बड़ी वाला पहले आंसर होगा। ये दोनों देखिए बड़ी वाला बाद में है, ये दो को पहले ही खत्म, इन दोनों में कोई आंसर होगा, बड़ी वाला पहले लेना है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे हल करेंगे। ठीक है, ये तो बनाना पड़ ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नहीं तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये दोनों को हल करते हैं। बी से बी चल जाएगा प्लस माइनस में, तो 2a बराबर इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 15/2 तो 25 दूना 50 65/2। ये हो गया किसका वैल्यू 2a का वैल्यू। तो a का वैल्यू क्या होगा 65/2 हो जाएगा 4, 65/4 हो गया a का वैल्यू। ये क्लियर है। अब देखिए 13 का मल्टीपल है, 13 रहता किसी एक में तो मार के बढ़ जाते मगर दोनों में 13 है। अब पता करना है बी का वैल्यू, a प्लस बी 25 है तो 25 में से 65/4 बस माइनस कर देना, ये हो जाएगा बी का वैल्यू। तो 25 चौक 100 में से 65 जाएगा बट्टे 4, 100 में से 65 गया 35/4। क्लियर। तो ए और बी, ए का वैल्यू है 65/4 और बी का वैल्यू है 35/4। ये अनुपात बताना है, दोनों में 4 4 हट ही जाएगा, 65 है तो 5 से भाग देंगे 13 और 5 से भाग देंगे 7 तो 13:7। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रेशियो का भी क्वेश्चन है, ए अनुपात बी है 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी है 1/3 अनुपात 5/9 और सी अनुपात डी है 5/6 अनुपात 3/6। हमसे ए बी सी डी चारों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए भिन्न में दे रखा है, ए बी का जो अनुपात है फ्रैक्शन में ही है 1/2 अनुपात 3/8। फ्रैक्शन को नॉर्मल नंबर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 2 और 8 का एलसीएम लेके दोनों में गुना करते हैं। 2 8 का एलसीएम 8 ही होगा, 8 से इसमें गुना करिएगा तो 2 चौके 8 कट के 4, 8 से करिएगा तो 8 से 8 कट के बच जाएगा 3, यानी ए अनुपात भी हम 4:3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 और 9 का लॉस 9, 9 से गुना कर दिए दोनों में तो 3 3 9 होगा और 9 से 9 कट के ही 5 होगा। इन दोनों में देखिए 12 से गुना होगा, 4 और 6 का लॉस होता है 12 तो 6 दूना 12 तो 2 5 10 होगा, ये 4 3 12 3 3 9 होगा। ठीक है, फ्रैक्शन हटा दिए, सभी का रेशियो तीनों का निकल गया। अब जब हमसे पूछा चारों का तो इसको किस तरह बनाते हैं, देखिए ए अनुपात बी है 4:3 तो बी का अब बी सी में देखिए बी के नीचे बी को लिखिए क्या है 3:5, ये है बी अनुपात सी। ठीक, अब देखिए बी को इक्वल करने की कोशिश करना होता है बट यहाँ इक्वल ऑलरेडी है ही, इक्वल नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वल करते हैं, बस इक्वल है ही तो कोई दिमाग लगाना है। ये 4 है बी 3 है तो सी 5 होगा, जब इक्वल रहे सीधे 4 3 5 क्लियर हो गया, ए बी सी। ठीक है, इक्वल नहीं आने का मतलब ये बोलना चाहे जैसे 4:3 रहता है ए बी, ठीक है, और ये रहता 2:5 बी सी, तब हम क्या करते हैं दोनों को इक्वल करना था। दोनों को इक्वल कैसे करेंगे 3 और 2 है तो उसका एलसीएम लीजिए 6 होता है, यानी कि हमको इसको भी 6 करना है और इसको भी 6 करना है। ऊपर 6 करने के लिए 2 से गुना करते, नीचे 6 करने के लिए 3 से गुना करते, तो 2 चौके 8 2 3 6, ये देखिए 3 दूना 6 बी 6 है ही, 3 5 15, तब अनुपात ये हो जाता। बट इक्वल जब रहे राइट लिख दिए वही रह गया। ठीक है, अब सी है 10, सी की जगह 10 लिखे और डी है 9, ये है सी और डी। अब देखिए दोनों अलग अलग है, इक्वल करना है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 5 और 10 है तो
हम 10 कर देते हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों हमको सेम रखना है, एलसीएम लेके पता कर दिया या गुना करके आप देख लीजिए, हमें दोनों सेम करना है। तो ये 10 है, ये 5 है, दोनों को हम 10 करने की कोशिश करते हैं, 10 है ही, ऊपर 10 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब सी 10 है ही, तो इधर कोई गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू 9। ये हो गया ए बी सी डी का अनुपात, 8 6 10 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। यह है सीपी, यह है एसपी। तो प्रॉफिट लाभ प्रतिशत क्या होगा, 4 में यदि खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट ऊपर सीपी नीचे गुने 100%। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, 1/4 गुने 100%, कट के आ गया 25% का, में क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 15,000 पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है, तो ब्याज दर क्या है। 2 वर्षों के लिए सी आई माइनस एस आई बराबर होता है धन इंटू आर बट्टा 100 का पावर 2, ठीक है। इसी पर पुट कर दीजिए, दोनों का अंतर क्या है, 96, धन है 15,000, रेट बताना ही है, बट्टा 100 का पावर 2। इसे हल कर देना है, 15,000 गुने आर स्क्वायर, नीचे हो गया 4 गो शून्य, 3 से 4 शून्य होगा, 3 गो से 3 खत्म, ये 5 दिया, ये 5 दूना, इधर बच गया 96, 3 से ही काटते तो 32 96, तो 32 दूना 64 बराबर आर स्क्वायर बचा, आर बराबर √64, यानी कि 8%, इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। एक राशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज से 60% की वृद्धि होती है। 6 वर्ष में एसआई का रेट है, कितने की वृद्धि होती है, 60% की। तो इसी दर से 12,000 रुपए का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहला कंडीशन से हम रेट पता करते हैं, उसी रेट पर अगला का सीआई बताना है। तो 6 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 60% की वृद्धि होती है, यानी कोई भी 100 रुपया है, ये 60% बढ़ा, यानी कि 160 हुआ, मतलब 60 रुपये का हमें ब्याज मिला, तब तो 60% बढ़ के हुआ। हम लोग जानते हैं एस आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100, यही 60 जो ब्याज है, 100 रुपये धन माने थे, रेट पता करना है, 6 साल में होता है 60%। देखिए 6 दहाई 10 कट के क्या निकल गया, रेट बराबर 10%। ये बात आ गया होगा समझ में, निकाल लिए, हमें इससे क्लियर हुआ रेट 10%। देखिए ये फॉर्मूला से लिख के बता दिए, बट बनाते बनाते जब एक्सपीरियंस हो जाएगा डायरेक्ट आप करिएगा। 6 वर्ष में 60% बढ़ रही है, यानी पर ईयर कितना बढ़ रही है, 10%, बस रेट हो गया यहीं से क्लियर। 6 वर्ष में 60% बढ़ा, 30% ब्याज मिला, तो यहाँ से रेट सीधे क्लियर 10%। बताया समझ में, इतना करने का जरूरत ही नहीं है, हमें न्यू बच्चों के नाम पे कर दिए हैं, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, 10%। अब देखिए 12,000 रुपया है, हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, या फॉर्मूला पर बैठाइए, नहीं तो ब्याज पे ब्याज दीजिए। देखिए 3 साल देना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो सीआई में क्या होता है, ब्याज पर हम लोग ब्याज देते हैं। तो 12,000 रुपया, इसका 10% क्या होगा, 1200। तो पहला साल 1200 रुपये हमें ब्याज मिल गया। देखिए सीआई में बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिक है, ठीक है। आज हम एक कोई डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पर यदि हम सारे तरीके अप्लाई करें तो एक क्वेश्चन ही 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है। एक तरीका बताते हैं, और कभी हम सीआई ऐसा स्पेशल वीडियो डालेंगे, उसमें सारे कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो 12,000 का 10% 1200 रुपये, पहला साल हमें ब्याज मिला। अब सेकंड साल आपको फिर ब्याज लेना है, आप ही बताइए, 12,000 पर तो ब्याज हम लेंगे ही, क्योंकि रुपया मेरे पास है, ये ब्याज था, इस ब्याज पर भी हम ब्याज लेंगे। तो 12,000 का 10%, 1200 फिर ब्याज हमको मिला सेकेंड ईयर, अगर पहले से जो 1200 ब्याज प्राप्त कर रखे हैं उसका भी 10%, 120 रुपये और ब्याज लेंगे सेकेंड ईयर, ये क्लियर। अब आते हैं थर्ड ईयर में। तीसरा साल में देखिए, जो भी 12,000 धन था मेरा मेन धन, उसका 10% 1200 ब्याज लेंगे ही, ठीक। तीनों जो हम ब्याज ले रखे हैं पहले से, इन सभी का 10% लेंगे, क्योंकि ब्याज पे ब्याज चलता है। तो 1200 का 10% फिर से 120, इस 1200 का बात किए, ये भी तो 1200 रुपया मेरे पास आ रखा है, इसका 10% 120, ये भी 120 तो आ रखा है, इसका 10% 12, क्लियर। इन्हीं सबों को जोड़ देना, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए लास्ट में का 1 2 आने वाला है, मानने का तो बहुत तरीका है, बेसिक समझना जरूरी है, ठीक है। तो 12 तिया 3600, ये 12 तिया 360, और ये अकेला 12, तो 2 6 1 7 9 और 36, 3972 इसका आंसर हो गया, ठीक है। जब सब क्लियर समझ जाइएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब सीधे सब क्वेश्चन को मारिएगा। पढ़ते पढ़ते रेट जान गए, अब 10% रेट पर 3 साल चलना है। एक चीज और ध्यान रखना है, 1,000 रुपए जो होता है ना, अगर 3 साल 10% तक चले तो मिश्रधन होता है 1331। ये और बोल दिए, हमेशा रेट अगर 10% हो, टाइम यदि 3 वर्ष हो, तो 1,000 धन का मिश्रधन क्या बनता है 1331, तो ब्याज क्या होगा 331। आ रहा होगा समझ में।
तो 1000 का वैल्यू 12,000 के बराबर, 1 का वैल्यू 12, 331 का वैल्यू 331 गुने 12, ये भी ये आ जाएगा। एक तरीका देखिए ये भी हो गया। रेट 10% और टाइम 3 ईयर्स अक्सर आते रहता है, ठीक है, तो कुछ चीजें माइंड में रखना भी पड़ता है। एक तरीका ये होगा, एक और होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, एक्स बट्टा एक्स प्लस वन, वाई बट्टा वाई प्लस वन, यानी ये बराबर ए दे रखा है, तो ये का मान होगा, हमसे पूछ रहा है इन तीनों में क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है क्या होगा, ए से रिलेशन बताना है। देखिए दोनों तो इक्वल है ही नहीं, पहला नंबर दोनों इक्वल है नहीं, तो ये भी ए नहीं ही होगा, ये क्लियर। ए ग्रेटर देन, ए से बड़ा होगा नहीं, ऑलरेडी कम है, बड़ा तो ये भी नहीं होगा। और चलिए हम बना के समझाते हैं इसको, ऑप्शन से थोड़ा छाटना मुश्किल है, बनाते हैं इसको। एक्स इंटू एक्स प्लस वन मतलब बट्टे वाई प्लस वन, जेड बट्टा जेड प्लस वन बराबर क्या दे रखा है ए। हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। इस इक्वेशन में ना इसको अलग करने का कोशिश करिए। जैसे इसमें देखिए एक्स प्लस वन माइनस वन, ये लिख सकते हैं इसको, एक में से घट के वही बात आएगा। इसको लिख सकते हैं वाई प्लस वन माइनस वन, वाई प्लस वन। इसको लिख सकते हैं जेड प्लस वन माइनस वन बट्टा जेड प्लस वन बराबर ए। इसको अलग करिए, देखिए कहीं पर अगर 5 प्लस 8/3 मिल रहा है, प्लस हो या माइनस हो, इसको हम 5/3 प्लस 8/3 लिख सकते हैं, ताकि वापस भिन्न के जोड़ करिएगा तो यही जाएगा, समझ रहे हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसके बट्टे में x प्लस वन के बट्टे में x प्लस वन करते हैं, माइनस वन के बट्टा में x प्लस वन करते हैं, ये कंसेप्ट लगा के, ठीक है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, x के बट्टे में x प्लस वन प्लस वन के बट्टे में x प्लस वन माइनस फिर वन के बट्टे में x प्लस, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं, बट उसका जरूरत नहीं है, जिसका यूज है उतना ही लेंगे। x प्लस वन बट्टा एक्स प्लस वन माइनस ये लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको y प्लस वन बट्टे वाई प्लस वन माइनस वन बट्टा वाई प्लस वन लिख सकते हैं, प्लस जेड प्लस वन बट्टे जेड प्लस वन माइनस वन बट्टा जेड प्लस वन लिख सकते हैं बराबर ए। देखिए ये सब कट रहा है इसलिए इस तरह लिखे, तो वन माइनस वन बट्टा एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस वन बट्टा वाई प्लस वन प्लस वन माइनस वन बट्टा जेड प्लस वन बराबर एक लिख सकते हैं। एक 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 जुट के क्या हो गया 3, इन तीनों में माइनस कॉमन लेंगे तो इंटू हो जाएगा वन बट्टा एक्स प्लस वन प्लस वन बट्टा वाई प्लस वन प्लस वन बट्टा जेड प्लस वन बराबर ए। अब देखिए यही चीज के बारे में पूछ रहा था, किसके इक्वल होगा। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो घट्टे में आएगा। 3 माइनस ए बराबर सबको इधर भेज दिए, तो वन बट्टा एक्स प्लस वन, वन बट्टा वाई प्लस वन प्लस वन बट्टा जेड प्लस वन, ये किसके बराबर निकला 3 माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग पर करते थोड़ा हार्ड हो जाता, ठीक है, इसका वैल्यू पुटिंग पर हम यूज नहीं किए हैं, ठीक है। इससे बन गया तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यही था आज का लास्ट वीडियो और लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। तो कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। इसी तरह जो भी प्रीवियस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम वीडियो, जो भी मैथ के पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। इसके मेंस में जो भी एग्जाम हुए हैं उसका भी क्वेश्चन का वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ का, ठीक है।